दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज और ये हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का वीडियो नंबर 5 का पार्ट 2 है। और जिन लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियोज़ पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जो हम पिछले 8-10 दिनों से कर रहे हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो उन लोगों के लिए सभी वीडियोज़ के लिंक तथा प्लेलिस्ट के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन जो है आपके मोबाइल पे मिलते रहें। ठीक है दोस्तों? तो हम अभी तक 51 क्वेश्चंस पार्ट 1 वीडियो नंबर 5 पार्ट 1 में कर चुके हैं और ये वीडियो नंबर 5 पार्ट 2 है। तो अब इसमें हम 51 के आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, वर्गीकरण के संदर्भ में विशेषता का सूत्र कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से धरातल का सूत्र है? तो कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आइडिया प्लेन का सूत्र है, यानी कि विचार धरातल का सूत्र है। सहायक क्रम का सूत्र कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस कौन से धरातल का सूत्र है? तो कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस जो है वो भी आइडिया प्लेन का यानी कि विचार धरातल का उपसूत्र है, सूत्र है, सॉरी। मिश्रित अंकन का सूत्र कौन से धरातल का सूत्र है? मिश्रित अंकन का सूत्र जो है वो नोटेशन प्लेन का है, यानी कि अंकन धरातल का है। शुद्ध अंकन कब कहलाता है और जबकि प्रयोग होते हैं? शुद्ध अंकन जो है वो जिसमें एक ही तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उनको प्योर नोटेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग हुआ है? तो डीडीसी में जो है वो शुद्ध अंकन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा डीडीसी में सिर्फ एक ही सिंबल का यूज़ होता है, वो है डॉट। उसके अलावा हम कुछ और यूज़ नहीं करते हैं डीडीसी में, तो इसलिए वो प्योर नोटेशन है, शुद्ध अंकन। कोलन वर्गीकरण पद्धति में प्रयुक्त अंकन कैसे हैं? तो कोलन वर्गीकरण पद्धति में मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति में मिश्रित अंकन का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मिश्रित अंकन की पद्धति का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, मिश्रित अंकन डीडीसी में नहीं है, तो डीडीसी आंसर हो जाएगा हमारा। अगले सवाल पे चलते हैं, डीडीसी का निर्माता कौन है? तो ये तो सभी को पता ही है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। डीडीसी के निर्माता जो है मिस्टर मेलविल ड्यूई हैं। इसमें हिंदी में डीवी लिखा हुआ है, पर उनका नाम जो है ड्यूवी है, ड्यूवी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, डीडीसी किस प्रकार की पद्धति है? तो डीडीसी जो है वो परिगणात्मक पद्धति है, यानी कि इनमरेटिव स्कीम है। और उसके बाद हमारा अगला सवाल है, डीडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो डीडीसी का प्रथम संस्करण जो है फर्स्ट एडिशन जो है 1876 में पब्लिश हुआ था। अब तक डीडीसी के कुल कितने संस्करण, कितने एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं? अब तक जो है आई थिंक 23rd भी प्रकाशित हो गया है। एक बार ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे 22 दिया हुआ है, क्योंकि ये पुराना एडिशन है बुक का, बट आई थिंक 23rd भी हो गया है, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। डीडीसी की अनुक्रमणिका क्या कहलाती है? तो डीडीसी की अनुक्रमणिका जो है, अनुक्रमणिका का मतलब होता है इंडेक्स, तो किस तरह की इंडेक्सिंग है? वो सापेक्षिक अनुक्रमणिका है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। डीडीसी का 20वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो डीडीसी का 20वां संस्करण जो है वो 1989 में पब्लिश हुआ था। डीडीसी का 20वां संस्करण की सारणी 4 यानी कि टेबल 4 किस मुख्य वर्ग से संबंधित है? तो टेबल 4 जो है वो साहित्य यानी कि 800 सीरीज से रिलेटेड है। डीडीसी में विषयों को प्रदर्शित करने वाले अंक मात्र रखते हैं। जो विषयों को प्रदर्शित करते हैं वो उनकी क्या वैल्यू है? वो सिमेंटिक वैल्यू के होते हैं, यानी कि अर्थगत मूल्य होता है उनका। ठीक है, ये आपको देखिए डीडीसी ये क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जो है, थोड़ा सा अगर आप डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं। बट हमारी ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है, तो हम ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा ध्यान देंगे, और अभी जितना समय बचा है उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। पर फिर भी अगर आप टाइम निकाल सकें तो डीडीसी वाला चैप्टर जो है ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे डिस्क्रिप्टिव, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डीडीसी में विषयों का निर्धारण कैसे होता है? डीडीसी में विषयों का निर्धारण जो है वो सामान्य से यानी कि नॉर्मल या जनरल से विशिष्ट की तरफ यानी कि स्पेसिफिक की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वर्गीकरण पद्धति में मात्र शून्य ही संयोजी चिन्ह कनेक्टिंग सिंबल है? तो शून्य जो है कनेक्टिंग सिंबल है कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम में? तो ये होगा डीडीसी में। ठीक है, तो डीडीसी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी नोट्स किस वर्गीकरण पद्धति में प्रयोग की जाते हैं? तो पी नोट्स जो हैं वो भी डीडीसी में ही यूज़ किए जाते हैं। जेम्स डफ ब्राउन का नाम जुड़ा हुआ है। जेम्स डफ ब्राउन का नाम जो है वो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से
जुड़ा हुआ है। जेम्स डफ ब्राउन की विषय वर्गीकरण सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम का प्रथम प्रकाशन फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1906 में, यानी कि 1906। अगला क्वेश्चन है विस्तारशील वर्गीकरण यानी कि ईसी पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो विस्तारशील वर्गीकरण यानी कि ईसी पद्धति का जन्मदाता जो है वो मिस्टर चार्ल्स अमी कटर हैं। ओके, विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इस पद्धति का प्रथम संस्करण जो है वो 1891 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो सर्वप्रथम 1904 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण यूडीसी सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? यूडीसी जो है वो सर्वप्रथम 1905 में पब्लिश हुई थी। कौन सी संस्था यूडीसी को की संस्थागत लेखक है? तो यूडीसी की संस्थागत लेखक जो है वो एफडीआई है, एफआईडी है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हेनरी ला फॉन्टेन तथा पॉल ऑटलेट का नाम किस वर्गीकरण पद्धति से जुड़ा है? यूडीसी से जुड़ा है। यूडीसी के मुख्य वर्गों का क्रम किस वर्गीकरण पद्धति के समान है? यूडीसी के मुख्य वर्गों का क्रम जो है वो डीडीसी के समान है। अगला सवाल है यूडीसी में सामान्य एकल कॉमन आइसोलेट को क्या कहते हैं? यूडीसी में कॉमन आइसोलेट को कॉमन ऑक्सिलरीज बोला जाता है। यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? यूडीसी जो है लगभग पक्षात्मक ऑलमोस्ट इनोमरेटिव ऑलमोस्ट विजिटेड स्कीम है। यूडीसी के अंकन किस प्रकार के हैं? मिश्रित अंकन के होते हैं यूडीसी में। ओके, अगला सवाल है यूडीसी में कितनी सहायक सारणियां यानी कि ऑक्सिलरीज हैं? तो यूडीसी में जो है टोटल 7 ऑक्सिलरीज हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। इंटरनेशनल वर्गीकरण पद्धति का प्रादुर्भाव किसने किया था? इंटरनेशनल वर्गीकरण पद्धति जो है वो मिस्टर एफ राइडर की देन है। इंटरनेशनल वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 1950 में पब्लिश हुआ। वर्गीकरण में श्रेणी कैटेगरी के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? वर्गीकरण में कैटेगरी के बारे में सबसे पहले मिस्टर कांट ने सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण में 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा किसने दी? तो वर्गीकरण में 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा जो है वो मिस्टर रंगनाथन की देन है। ठीक है गाइस, अगला सवाल है हमारा कोलन वर्गीकरण पद्धति सीसी के कौन से संस्करण में 5 मूलभूत श्रेणियों का उपयोग डॉक्टर रंगनाथन ने सर्वप्रथम किया था? तो कोलन वर्गीकरण में सब के जो है थर्ड एडिशन में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। कोलन वर्गीकरण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? मिस्टर रंगनाथन ने किया था। अब तक कोलन वर्गीकरण पद्धति के कितने एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं? टोटल 7 एडिशन आ चुके हैं सीसी के। उसके बाद कोलन वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो प्रथम संस्करण जो है वो 1933 में पब्लिश हुआ था। और उसके बाद है कोलन वर्गीकरण पद्धति का पहले संस्करणों का प्रकाशक कौन था? तो पहले संस्करणों का प्रकाशन जो है वो किया है शारदा रंगनाथन धर्मार्थ संस्था ने। ठीक है, अगला सवाल है कोलन वर्गीकरण पद्धति के 7वें संस्करण का प्रकाशन कौन कर रहा है? तो 7वें संस्करण का प्रकाशन जो है एशिया पब्लिशिंग हाउस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलन वर्गीकरण पद्धति के 7वें संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? तो 7th एडिशन का पब्लिकेशन जो है 1987 में हुआ था। अगला सवाल है कौन सी वर्गीकरण पद्धति संयुक्त विषयों कंपाउंड सब्जेक्ट की परिगणना नहीं करती है? तो कंपाउंड सब्जेक्ट की परिगणना जो है वो कोलन क्लासिफिकेशन में नहीं की जाती है। कोलन वर्गीकरण में निम्न में से किसके लिए सारणी टेबल प्रस्तुत की गई है? तो कोलन वर्गीकरण पद्धति में टेबल जो है वो कॉमन आइसोलेट यानी कि सामान्य एकल के लिए दी गई है। कोलन वर्गीकरण पद्धति 6वां संस्करण में कौन से दशा संबंध फेस रिलेशन का प्रावधान नहीं किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूल दशा संबंध, पूल फेस रिलेशन। ठीक है, और अगले सवाल पे चलते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एक पंक्ति एरे में कितने क्षेत्रों जोन्स को मान्यता दी गई है? तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एरे में एक पंक्ति में जो है 5 जोन्स को मान्यता दी गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक ही पंक्ति से संबंधित वर्गों को क्या कहा जाता है? एक ही पंक्ति से संबंधित वर्गों को समकक्ष वर्ग कहा जाता है। निम्न में से एकल आइसोलेट कौन है? निम्न में से एकल आइसोलेट जो है वो फ्रांस हो जाएगा। निम्न में से मिश्रित विषय कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कौन सा है? तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो है इसमें हो जाएगा सूचीकरण एवं वर्गीकरण यानी कि कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रलेख का वर्गीकरण करते समय निम्न में से तीसरा चरण स्टेप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषित शीर्षक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निमोनिक्स निमोनिक्स का क्या अर्थ होता है? निमोनिक्स का अर्थ होता है स्मृति की सहायता, यानी कि हेल्प टू मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंक्ति में ग्राम्यता हॉस्पिटैलिटी इन एरे निम्न में से किससे स्थापित की जाती है? तो हॉस्पिटैलिटी इन एरे जो है वो अनुवर्णिक विधि से स्थापित की जाती है। अगला सवाल है, श्रृंखला में ग्राम्यता हॉस्पिटैलिटी इन चेन निम्न में से किससे स्थापित की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्यारोपण विधि। अध्यारोपण विधि। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आपको मैं बताना चाहूँगा ये वीडियो नंबर 5 का पार्ट 2 था, और इसके पार्ट 3, 4, 5 तक बनने की संभावना है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए गए हैं। आप लोगों को अगर वीडियो में कुछ भी काम का लगा हो और ऐसा लगा हो कि मेरी मेहनत जो है वो आपके काम आ सकती है, आपके पेपरों में काम आने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक्स को एक्सेप्ट करता हूँ, बशर्ते कि आपकी जो लैंग्वेज है वो ठीक होनी चाहिए। और इसके अलावा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी कोशिश है कि डेली आपको 1 से 2 वीडियोस मैं प्रोवाइड कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।